नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 26 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर्स में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में, यानी नेशनल अफेयर्स में। पहली खबर है, आयुष मिनिस्ट्री सेट्स अप इंटरडिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू explore the potential of योग as a productivity enhancing tool। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि 2014 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज सेट अप ए हाई लेवल इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी, यानी आयुष मंत्रालय ने योग के उत्पादकता आयाम के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतः विषय समिति का गठन किया है। दोस्तों, यह जो है आप देख सकते हैं कि कोरोना नामक इस महामारी में योग ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी वजह से लोगों की जो क्षमता थी इम्यून सिस्टम, वह मजबूत बनाने में योग ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर HR नागेंद्र, जो कुलाधिपति हैं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, वह करेंगे। कौन करेगा अध्यक्षता? यानी स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के कुलाधिपति। और दोस्तों, इसमें द मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, क्या योग को कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरण के रूप में तैनात किया जा सकता है। तो यही जो मुख्य उद्देश्य है, इसे और उत्पादक बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। यानी योग को हर जगह पर कह सकते हैं कि बनाए रखने के लिए, यानी योग इतना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह हमारे यहाँ की प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो योग के माध्यम से लोगों को आज जैसे कि मनोविज्ञान जो समस्याएं आ रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब में योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है उसमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजना है। तो क्या वास्तव में तो यह जरूरी है कि योग को और महत्वपूर्ण और मजबूत बनाया जाए। फिर दूसरा क्या है, क्या इसकी व्यापकता को अपनाने से अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित विकास और विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से तो इस तरह से इन सब चीज़ों के उत्तर को खोजना है, और जिसका सबसे जो उत्तर है वह है योग। तो यह इसको बोलना भी योग है। अक्सर लोग योगा योगा बोलते हैं, योग बोलना जाता है, तो योग बोलना भी योग है। तो अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी विल इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, IIM Bangalore, IIT Bombay, various leading योग इंस्टीट्यूशन, द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द आयुष मिनिस्ट्री। यानी इस समिति के अंतर कोई ये नहीं है कि सिर्फ विवेकानंद, इसके अंतर्गत एम्स नई दिल्ली, IIM बेंगलोर, IIT बॉम्बे, विभिन्न प्रमुख योग संस्थान, कारपोरेट क्षेत्र और आयुष मंत्रालय के प्रतिनिधि इस समिति में शामिल होंगे। दोस्तों, इस समिति मई 2021 तक अपना प्रारंभिक सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। यानी मई 2021 से यह बताने लगेंगी कि और क्या इसमें सुधार किया जाए और क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जिससे कि हर व्यक्ति तक योग पहुंच सके। तो भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के विकास, अनुसंधान और प्रसार के उद्देश्य आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी मंत्रालय बनाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2014 में। ये भी सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेट कुरनूल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश। दोस्तों, यह राजधानी भी है। जैसा कि आपको पता है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, जिसकी वजह से अब जैसे कि संयुक्त राजधानी हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा है, तो अब अलग हैदराबाद की आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल होंगी। तो इस तरह से श्री हरदीप सिंह पुरी, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ने 25 मार्च 2021 को आंध्र प्रदेश में कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कुरनूल हवाई अड्डे पर उड़ान का संचालन 28 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़े देश का आम नागरिक, ये भी योजना है दोस्तों। तो इस हवाई अड्डे को क्षेत्रीय संपर्क योजना
उड़े देश का आम नागरिक। तो यह जो है के तहत इसे विकसित किया गया है। कुर्नूल हवाई अड्डा बेंगलोर, विशाखापट्टनम और चेन्नई को सीधी उड़ान संचाल प्रदान करके इस क्षेत्र को दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्रों के करीब लाएगा। और कुडप्पा यानी यह कडप्पा विशाखापट्टनम, तिरुपति, राजमुंद्री, विजयवाड़ा के बाद कुर्नूल आंध्र प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा होगा। ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 आ गया है। तो दोस्तों जो भारत की रैंक है 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 40वें स्थान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th एडिशन, 8th एडिशन, इसको यहाँ पर यह देख सकते हैं कि नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर है, तीसरे पे जर्मनी है, फ्रांस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह क्रम है, यानी सारे विकसित देश हैं टॉप पे। और हम भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो भारत 40वें स्थान पर है। सीधे सीधे ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसे कौन ये वार्षिक सूचकांक जारी करता है? द देन एनुअल इंडेक्स रिलीज बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जिसे GIPC कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये 53 यानी 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है, जो पेटेंट, कॉपीराइट नीतियों से लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर संपत्तियों के व्यवसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन तक है। तो दोस्तों यह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किए जाने वाला 9th एडिशन है, ये भी ध्यान रखना। यह कौन सा है? 9th एडिशन है। तो 2021 की इंडेक्स रिपोर्ट में जिसका शीर्षक क्या था? रिकवरी थ्रू इंगेन्यूटी। 2020 की तुलना में समग्र वैश्विक IP वातावरण में सुधार दिखता है, जिसमें IP इंडेक्स द्वारा मापी गई 53 अर्थव्यवस्थाओं में से 32 में सकारात्मक स्कोर बढ़ रहा है। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोप वैश्विक बौद्धिक संपदा में शीर्ष पर रहे हैं, जबकि UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, चाइना और मैक्सिको जैसे उभरते बाजारों ने भी अपने स्कोर में सुधार करना जारी रखा है। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, एंड इसकी जो फाउंडेशन हुआ था 1967 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं डैरेन टैंग हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल विल बी बिल्ट इन नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे देश का नाम आते ही बहुत ही सुंदर देश है, और यहाँ पर अभी इसके बारे में बताते हैं। पहले खबर सुन लेते हैं। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। तो नॉर्वे के तटीय प्रशासन नॉर्वेजियन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने के लिए अनुमति मिल गई है, जो मुख्यतः जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। तो सुरंग को स्टैड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है, और इसे उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टैडवेट प्रायद्वीप पर बनाया जाएगा। यह इस तरह का आप देख सकते हैं, और यह नॉर्वे का जो है झंडा है, फ्लैग है। नॉर्वे यहाँ पर देख रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आगे भी चर्चा करते हैं। दोस्तों सुरंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह 1.7 किलोमीटर की सुरंग 16,000 टन तक के जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगी, और जहाज़ों को अस्थिर स्टैडवेट सी के माध्यम से सुरक्षित मार्ग दे सकेगी। और सुरंग 49 मीटर ऊंची और 36 मीटर इसकी जो है चौड़ाई होगी। और दोस्तों इस जहाज सुरंग के निर्माण में कम से कम 2.8 बिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की लागत आने का अनुमान है, और इसका जो स्टार्ट होगा निर्माण कार्य 2022 से शुरू होगा, और 3-4 साल इसमें लग जाएंगे। दोस्तों नॉर्वे के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्वे में आपको पता होगा कि यहाँ पर इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण, पहले तो सबसे बड़ी ध्यान रखेंगे कि 100% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी वाला यह देश है, यानी 100% यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन क्षमता है और उत्पादन करता भी है। दोस्तों तो इस तरह से यहाँ पर जैसे रात नॉर्वे में नहीं होगी, रात 2 महीने तक नॉर्वे में रात नहीं होती, हर साल 76 दिनों तक यहाँ नहीं डूबता है सूरज। तो इसके पीछे क्या कारण है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो चूंकि देखिए ये कहाँ पर स्थित है, 66.5 नॉर्थ, यानी अगर ग्लोब में हम बात करें तो विषुवत रेखा की यहाँ पर, यानी
पोलर रीजन के ऊपर है, यानी 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ एंड 66.5 नॉर्थ, इसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं। तो पृथ्वी 66 डिग्री का कोण बनाते हुए चूंकि घूमती है, तो इस वजह से पृथ्वी का जो एक्सिस है सीधा ना होकर 23 डिग्री तक यह टिल्ट है, झुका हुआ है। तो इस झुकाव से दिन व रात छोटे बड़े होते रहते हैं। तो नॉर्वे में मिडनाइट सन वाली घटना भी इसी स्थिति की वजह से होती है। तो पृथ्वी के झुकाव की वजह से नॉर्वे की जमीन का पूरा हिस्सा सूरज की रोशनी में रहता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ 24 घंटे दिन रहता है, रात होती ही नहीं। इसी वजह से नॉर्वे में यह विचित्र घटना होती है। तो यह जो है देख सकते हैं कि आधी रात के वक्त भी यहाँ सूरज उगता आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो मुद्रा है क्रोने है, नॉर्वेजियन क्रोन, और ओस्लो इसकी कैपिटल है। एर्ना सोलबर्ग यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ये देख रहे हैं आप, इधर नॉर्वेजियन सी है और यह जो है गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये ध्यान रखेंगे। और यहीं पर बाल्टिक सी है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया यह देश है। इसकी राजधानी टालिन है, लाटविया की रीगा है, लिथुआनिया की विल्निस कैपिटल है। यह फिनलैंड है, इसकी राजधानी हेलेंस्की है। यह स्वीडन है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों व्यक्तित्व में। आज हम बात करेंगे, चूंकि कई आईएएस ऑफिसर को महत्वपूर्ण पदों से नवाजा गया है, तो सौरभ गर्ग अपॉइंटेड यूआईडीएआई। दोस्तों यूआईडीएआई का नया सीईओ बनाया गया है सौरभ गर्ग को। ये 91 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो सौरभ गर्ग अभी अपने कैडर राज्य उड़ीसा में कार्यरत हैं। तो दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, संजीव कुमार अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी आईएएस संजीव कुमार, जिसकी तैयारी सभी लोग करते हैं, यही यह पद पाना चाहते हैं। तो आइए संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये 93 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अगला है अतीश चंद्रा, बिकम्स चेयरमैन ऑफ एफसीआई, यानी भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक होंगे। उनका रैंक और वेतनमान अतिरिक्त सचिव के समतुल्य होगा और ये बिहार कैडर के 94 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल ये कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, लॉन्चेस सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर एंड आईईपीएफए मोबाइल ऐप। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जिसे क्या कहेंगे आईईपीएफए, के मोबाइल ऐप की वर्चुअल रूप को लॉन्च किया है। यह ऐप प्रधानमंत्री के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन को सुदृढ़ बनाने में योगदान देगा, यानी डिजिटल भारत की मतलब और बढ़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो नई पहलों के लॉन्च की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध हों। भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक अभियान है और यह दो पहले एक नए कॉर्पोरेट तथा निवेशक अनुकूल प्रणाली का निर्माण करेंगी। दोस्तों कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भविष्य में व्यवसाय करने की सुगमता तथा लोगों के लिए जीवन की सरलता के लिए और अधिक प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं प्रस्तुत करेंगी, यानी द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल इंट्रोड्यूस मोर टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज फॉर easy of doing business and simplicity of life for the people in future। कॉर्पोरेट मंत्रालय समाज, कंपनियों, अर्थव्यवस्था और प्रोफेशनलों के हित के लिए डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन एंड सुधार की निरंतर यात्रा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों द सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर विल स्क्रूटनाइज द स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, यानी ESTP forms filled by companies on MCA 21 registry and encourage companies to do more scrutiny। यानी यह जो स्क्रूटनी जो सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर है MCA 21 रजिस्ट्री पर कंपनियों द्वारा फाइल किए गए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस फॉर्म्स की स्क्रूटनी करेगा तथा और अधिक
स्क्रूटनी के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित भी करेगा। कॉर्पोरेट डाटा का प्रमुख प्राथमिक स्रोत होने के कारण एमसीओ को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डाटा गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए तथा त्रुटियों से यह मुक्त हो, यानी इट इज फ्री फ्रॉम क्या एरर्स। दोस्तों, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एक सेंट्रल स्क्रूटनी की स्थापना की है, जो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के तहत उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई फाइलिंग की प्राथमिक रूप से स्क्रूटनी करेगा। डाटा गुणवत्ता मुद्दों और अनियमितताओं की पहचान करेगा, इसमें कोई भी गलतियां हो रही हैं या कोई गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी जांच करेगा। संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी इसकी जानकारी देगा, जिससे कि डाटा की प्रामाणिकता और शुद्धता बहाल की जा सके। और दोस्तों, IEPFA मोबाइल ऐप का लक्ष्य है ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में निवेशकों के बीच वित्तीय साक्षरता अर्जित करना, निवेशक जागरूकता में वृद्धि करना, शिक्षा सुरक्षा को बढ़ाना। तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। एक्टर समीर सोनी ऑथर्स बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, इनको आप देखे होंगे, कई फिल्मों में भी आए हैं। तो अभिनेता समीर सोनी अपनी पहली पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस रिलीज करेंगे, जो चिंता और आत्म खोज के बारे में है। इस पुस्तक को 2021 के अंत में रिलीज किया जाएगा। ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। पुस्तक में सोनी दिल्ली में अपने बढ़ते हुए वर्षों के दौरान, वॉल स्ट्रीट में अपने कार्यकाल और बॉलीवुड में अपने समय के साथ अपने संवादों का व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, यह गद्य और कविता में कुछ गहरे, गहन और आत्मनिरीक्षण विचारों के साथ दस्तावेज करेंगे, यानी ही विल डॉक्यूमेंट इन प्रोज एंड पोएट्री सम ऑफ हिज डार्केस्ट इंटेंस एंड इंट्रोस्पेक्टिव थॉट्स, इसमें बताएंगे। दोस्तों, खेल समाचारों में हम बात करेंगे। इंडिया स्टॉप्ड ओमान ऑन 1-1, यानी 1-1 से ड्रा कर दिया जो इंटरनेशनल मैत्री मैच में ओमान कहाँ है दोस्तों? ओमान की राजधानी मस्कट है, गल्फ कंट्री है। तो 1-1 से भारत ने ड्रॉ कर दिया, यानी भारत ने 42वें मिनट में गोल गंवा दिया था। तब चिंगलेन सना सिंह ने गोल बचाने के प्रयास में आत्मघाती गोल कर दिया था। फिर मानवीर सिंह ने 55वें मिनट में बराबरी कर गोल किया, जिससे भारत कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को ड्रा करवाने में सफल रहा। भारत के मुख्य कोच इगोर स्टीमक ने 10 खिलाड़ियों को पदार्पण का मौका दिया। भारत अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच UAE के खिलाफ खेलेगा, किसके? यूनाइटेड अरब अमीरात के। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है, इंडिया फिनिश थर्ड इन 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप विथ 7 मेडल्स, टोटल 7 पदक जीता है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में 15 से 25 मार्च तक आयोजित 7 पदक के साथ विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट प्रतियोगिता का समापन किया। इसने 2 स्वर्ण पदक यानी 2 गोल्ड, 1 जो है सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज जीता है, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, यूक्रेन 11 पदक यानी 5 स्वर्ण 5 रजत यानी 5 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। उसके बाद मेजबान देश यूनाइटेड अरब अमीरात 5 पदक यानी 3 स्वर्ण और 2 रजत जीते, जबकि भारत ने 2 गोल्ड जीते। तो इस तरह से तीसरी रैंक पर भारत रहा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। हम लोग यूनियन टेरिटरी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे अंडमान निकोबार की चर्चा की है, लक्षद्वीप की किए। अब आज हम बात करेंगे दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की। दोस्तों, पहले ये दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो याद रखना कि 2019 में जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। उसके बाद दादर नगर हवेली, यानी कब? 26 जनवरी 2020, 19 में ही यह शुरू हो गई थी प्रोसेस। 26 जनवरी 2020 को यह स्थापित हुआ। दोनों को मर्ज कर दिया गया, किसको? दादरा नगर हवेली और दमन दीव। पहले दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, लेकिन अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ कर दिया गया, जिसकी वजह से, और यह केंद्र शासित प्रदेशों का विलय, यह विधेयक याद रखना, जो बिल था 2019 था और जाकर के 20 जनवरी 2020 को यह स्थापित हुआ। तो इस तरह से दोनों को मिला दिया गया। तो इस विधेयक का उद्देश्य है कि दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को आपस में विलय कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना, और जिसकी वजह से टोटल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जब 2 बन गए थे तो 7 2 9 थे, लेकिन यह फिर मर्ज हो गया। तो अब वर्तमान में अगर पूछा जाए तो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी स्टेट इन इंडिया? देयर इज 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अब 8 संख्या है। तो वर्तमान स्थिति में हम बात करें तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश गुजरात के पास पश्चिमी तट पर स्थित है। अभी मैं मानचित्र में बात करता हूं, पहले यहाँ की इसकी राजधानी देख लीजिए, दमन है और प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। याद हो तो
लक्षद्वीप के भी वही हैं, तो यहाँ के मेन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लोकसभा सीटें 2 हैं, एक दमन दीव की हुआ करती थी, एक दादर नगर, तो दोनों को मिला दिया गया, 2 हो गया। उच्च न्यायालय बंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। इसका एरिया जो है 603 स्क्वायर किलोमीटर है। अकॉर्डिंग 2011 सेंसस 5 लाख से अधिक यानी लगभग 6 लाख इसकी जनसंख्या है। 970 पर स्क्वायर किलोमीटर इसका घनत्व है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं कोंकणी, गुजराती और हिंदी हैं। दोस्तों अब थोड़ा मानचित्र में देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात है, यह दीव है और यह दमन है, यानी यह बीच में क्या है, खंभात की खाड़ी है, और यह दादर नगर हवेली है। तो यह सिलवासा इसकी राजधानी हुआ करती थी, और यह एकदम बाउंड्री पर है महाराष्ट्र और गुजरात के, जबकि दमन और दीव पूर्णतः गुजरात में ही स्थित हैं। तो यह दोस्तों यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, जैसे गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, तो 1961 तक कौन थे, पुर्तगीज कब गए थे भारत से, सबसे पहले आए थे। जैसे दमन पूछ लेता है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है पुर्तगीज आए थे, फ्रेंच आए थे कि ब्रिटिश आए थे, डेनिस आए थे, तो यह क्रम भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और सबसे बाद में पुर्तगीज गए। 1961 में इनसे मुक्त कराया गया गोवा और दादर नगर हवेली। फिर 61 के बाद उस जो है 87 तक दमन द्वीप गोवा में केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा था, परंतु जब 1987 में गोवा 25वां राज्य बन गया तो इसे अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। फिर 20 जनवरी 2020 को यह जो है फिर से दोनों मर्ज करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसकी कैपिटल अब क्या है, दमन है। यह देख सकते हैं यहाँ पर, यह गुजरात में पूरा स्थित है यह और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये दीव है, ये दादर नगर हवेली है, महाराष्ट्र की बाउंड्री दिखा रहा है, ये दीव है, ये दमन है, ये पूरा दोनों गुजरात में स्थित हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है दिनेश मुर्मू, सुभाष रानी, रुपिंदर कौर, दिलीप कुमार, संजय नेगी, मार्फत खान, सीमा गोगिया, अजय सिंह, सूरज उपाध्याय, विवेक यादव, मोहम्मद हसन, रीना एम, पूर्णिमा जायसवाल, सरबर्था बनर्जी, अंजीत कुमार, जगवीर सिंह, खेतेश मंसूरिया, निधि राठौर, श्रवण खालिंग, विक्रम मंडल, मुकुंद माधव, आर के सिंह, रजनीश सिंह। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। बहुत ही सुंदर उत्तर आप लोग दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। आज आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न है, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2016, 15, 14 या 13? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, 20th, 40th, 30th and 50th? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? कहाँ है इसका मुख्यालय? ज्यूरिक में है, जिनेवा में, पेरिस में या रोम में है? नेक्स्ट है, वेयर इज वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल बीइंग बिल्ट? विश्व की पहली जहाज सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूआईडीएआई? यानी आधार, जो आप लोगों का आधार कार्ड होता है, तो उसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गर्ग, संजीव चोपड़ा, अमित कुमार अग्रवाल, अखिल गुप्ता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस? संजय कपूर, अनीता नायर, समीर सोनी, ट्विंकल खन्ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट कंपटीशन 2021? कितने पदक जीते टोटल, यानी रजत, कांस्य और ब्रॉन्ज मिला करके? 5, 6, 7 या 8? और थर्ड रैंक रही है भारत की। अब बढ़ते हैं दोस्तों, विच कंट्री प्रिवेंटेड द इंडियन फुटबॉल टीम फ्रॉम ए 1-1 ड्रा इन इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच? यानी कोविड-19 के बाद पहली बार मैच में उतरा भारतीय फुटबॉल टीम ने अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में किस देश को एक से ड्रा पर रोका? कतर को, ओमान को, ईरान को और यूनाइटेड अरब अमीरात को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन दीव? दादर नगर हवेली और दमन दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है कि अहमदाबाद की कोच्चि या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन दीव? पोर्ट ब्लेयर, दमन, कवरत्ती, सिलवासा? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।